गजा में शहीद होने वाले हर 3 अफराद में एक बच्चा शामिल है और जो बच्चे अब तक बचे हुए हैं वो आजकल डॉक्टर नहीं जंग खेलते हैं, इसलिए कि उन्होंने गुज़श्ता 1 साल के दौरान सिवाय जंग के और कुछ नहीं देखा। जी हाँ, इस 1 साल के दौरान इन मासूमों ने खाक और खून की होली देखी और दुनिया ने उनका तमाशा देखा। उन मासूमों ने अपने वालिदैन खो दिए, अपने बहन भाई, अपने दोस्त खो दिए और जब ये बिलखते रोते नजर आए तो मुहज़्ज़ब दुनिया ने रहम खाकर उन्हें दूध के डब्बे और बिस्किट के पैकेट थमा दिए। ये है गजा और अहले गजा के साथ दुनिया का इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, गजा, लबनान, शाम, यमन और ईरान में जारहियत के मुर्तकिब इसराइल ने हमास के सरबरा याह्या सिनवार को शहीद करने का दावा किया है। सिनवार की शहादत की इत्तलात को जो बाइडन ने इसराइल और अमेरिका के लिए अच्छा करार दिया है। तेल अवीव की गलियों में खौफ की अलामत समझे जाने वाले याह्या सिनवार को इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का सरबरा मुंतखब किया गया था। सख्त गिर और डट जाने वाले सिनवार को 7 अक्टूबर के तेल अवीव मिसाइल हमले का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। पै दर पै हमास की आला क़यादत को निशाना बनाकर क्या इसराइल गजा से हमास का कंट्रोल खत्म करने में कामयाब हो जाएगा? हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर शाज़िया चीमा साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसराइल ने हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को भी शहीद कर दिया है। बिलाशुबा ये हमास के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्या आप समझती हैं कि इससे हमास की कार्रवाइयों पर असर पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि रेजिस्टेंस की मूवमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस है ये लीडर्स पे बिलीव नहीं करती है, ये लीडर्स के उस पे नहीं बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस पे है। अगर आप याह्या सिनवार की अपनी लाइफ को भी देखें तो खान यूनिस कैंप में वो पैदा हुए, जिसको बाद में अश्कलौन का नाम दिया गया जब वो इसराइल कॉलोनी वहाँ पे बन गई। तो एक कैंप में पैदा होने वाला बच्चा है। उसके बाद उम्र कैद हुई, 20 साल इसराइली जेल में रहे, प्रिजन स्वैप के अंदर बाहर आए और पिछले 1 साल से उनके बारे में ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के वो मास्टरमाइंड थे और डेड मैन वॉकिंग है और होस्टेज के साथ कोई किसी अंडरग्राउंड टनल के अंदर बैठे हुए हैं। और जो फुटेज हमें मंजर आम पे दिखाई गई है वो एक अगेन एक रफ़ा के दरमियान में एक रेफ्यूजी कैंप है जिसके अंदर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कोई होस्टेज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, वो अपने ही लोगों में वहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम उसको प्रिज्यूमेबली मान भी लें तो बात ये है कि आप इस्माइल हानिया को शहीद कर दें, आप याह्या सिनवार को शहीद कर दें, तो आप देखें कि ये बच्चे ये कैंप्स के बच्चे हैं और ये रेजिस्टेंस की पैदावार हैं। हर साल इसराइल मूविंग ऑफ लॉन करता है, आपको ये टर्म जो है वो बहुत इस्तेमाल होती होगी कि जी हर साल हम कुछ लोग जो हैं वो रैंडमली फ़लस्तीनी ख़त्म करते हैं और हम उसे कहते हैं वी आर मूविंग द लॉन। तो उसमें ये एक एनालॉजी आप भूल जाते हैं कि जब आप घास काटते हैं मशीन से और एक्स्ट्रा घास ऊपर से काट देते हैं तो नीचे की घास बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है। ये चीज़ें आप लीडरशिप को डिकैपिटेट करके और जिस तरीके से जिस भद्दे और बुरे अगली तरीके से वेस्टर्न मीडिया पे इसको दिखाया जा रहा है कि एक दहशतगर्द है। आपके पास दहशतगर्दी की तो इवन यूनाइटेड नेशन में एक टेररिस्ट और दहशतगर्द की 40 से ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। बिल्कुल। आप कैसे ये बात जो है वो क्लेम कर सकते हैं और कोई भी एक जान लेकर आप उसके बाद उसको दहशतगर्द कह के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहरहाल ये जो लीडरशिप डिकैपिटेटिंग आइडिया है इसराइल का, ये एक लूजर स्कीम है, क्योंकि आप सिमेट्रिकल जंग तो कर नहीं सकते हैं। वो तो आपने लेबनान में ट्राई भी करके देख ली, तो आप देखें कि आपके कितने बंदे डेली बेसिस पे वहाँ पे मर रहे हैं। तो आपके पास तो फौज ही नहीं है, आप सिमेट्रिकल वॉर तो कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास तो एसिमेट्रिकल वॉर है जिसमें आप लोगों को अगवा कर लेंगे, आप उनकी इंटेलिजेंस कर लेंगे या टारगेट किलिंग और असैसिनेशन कर लेंगे। सही। अच्छा शाज़िया साहिबा, आप कैमला हैरिस के बयान को कैसे देखती हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि अब याह्या सिनवार के कत्ल के बाद मकसद पूरा हो गया है और अब इसराइल को जंगबंदी की तरफ आना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू के ताज़ा बयान से लगता है कि हमास का मुकम्मल खात्मा ही उसका जो असल मकसद है और गज़ा पर जो हमले अब तक किए जा रहे हैं वो भी नहीं ख़त्म होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी इसराइल गज़ा पर हमले जारी रखेगा?
इसके अंदर, इस बयान के अंदर दो बातें हैं। एक तो ये कि हमास का मुकम्मल खात्मा हो गया है और अब सीज़ फायर हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं। हम्म। पहले तो हमारे नाजरीन को किसी किस्म के गुमान में नहीं रहना चाहिए कि हमास कभी भी किसी भी सीज़ फायर के अगेंस्ट थे। इस्माइल हानिया से लेकर या सिनवार, हर एक जो है वो सीज़ फायर की ही बात कर रहा था। तो सीज़ फायर नेतन्याहू नहीं करने देना चाहता बिल्कुल और अमेरिका बिल्कुल। नहीं करने देना चाहता। हम्म। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि जी हम लीडर्स ख़त्म करके, इसमें हमें समझने की बात ये है कि ये सारी की सारी जो वेस्टर्न फ्रेम ऑफ माइंड है उसमें फ़र्द बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो हम्म। वेस्टर्न पूरी कलेक्टिव विज़डम है उसमें एक अकेला इंसान, एक लीडर, एक फ़िलॉसफ़र, एक थिंकर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो अपने पीछे फिर मैसेज को लगाता है। जो हम्म। ईस्टर्न, हमारी ग्लोबल साउथ की हमारी जो कलेक्टिव विजडम है और हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो इंडिविजुअल्स नहीं है, वो आइडियाज़ हैं। और ये वेस्ट में बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आता कि इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते। आप आज जितने भी तबले बजा लें किसी के मरने पे, और इससे ज़्यादा करीहा बात और क्या हो सकती है। मौत बहरहाल मौत है, कोई सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है, हम्म। किसी की भी हो। आप जो भी कर लें, तो ये तो कम से कम इसी पिछले एक दिहाई के अंदर 12वां लीडर आप उनका मार रहे हैं। आपने हसन नसरुल्लाह जो है वो शहीद किए, तो हम्म। वो लीडर बने जब उनके प्रेडिसेसर शहीद कर दिए गए। एक शहीद होता है तो उसकी जगह अगला जो है वो गाजी जो है बिल्कुल, उसकी जगह पे वो आ तैयार जाता होते है। हैं। और फिर बिल्कुल, और साथ में ये भी, और वेस्ट में ये जो सीरियस एनालिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, वो इस बात पे बकायदा लिख रहे हैं कि आपने ये देखा होगा कि कहाँ आप यासिर अरफात से देखें, वो एक मॉडरेट नॉन हार्ड लाइनर थे। आप एक बंदे को ख़त्म करते हैं, जो अगला बच्चा आता है, नौजवान आता है, वो बहुत हार्ड लाइनर होता है, वो बिल्कुल। बहुत हम्म। ज़्यादा रिजेंटमेंट लेके आता है। हम्म। आपने पुराने लीडर्स को देख लें, और आप अगर याया सिनवार की बात करें, जैसे मैं बता रही हूँ कि एक बच्चा पैदा ही कैंप में हुआ, हम्म। उसकी पूरी जिंदगी ही कैंप में गुजरी, हम्म। फिर उसका कैंप जो है वो एक इजरायली कॉलोनी का एक टाउन बन गया। उसके हम्म। बाद वो अगर अगर वो उनकी शहादत हुई, लेट सपोज, तो वो एक कैंप में हुई है जहाँ पे वो उसी तरह अपने लोगों के दरमियान में बैठा हुआ है, जिसको नॉर्मल लाइफ का पता ही नहीं है, जिसको नॉर्मल सिविलाइज्ड लिबरल डेमोक्रेसी वाली वेस्टर्न लाइफ का कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये चिल्ड्रन ऑफ कैंप्स हैं। आप बिल्कुल। इनमें से कितनों को मारेंगे? आप एक को मारेंगे, आप दूसरे को मारेंगे, आप तीसरे को मारेंगे। आपने हसन नसरुल्लाह को शहीद करके देख लिया, विद इन आवर्स उनकी सारी की सारी टॉप लीडरशिप जो है वो रिप्लेस हो चुकी हुई थी। हम्म। और वो पूरी तैयारी के साथ जवाबी हमला करने के लिए, आपकी सिमेट्रिकल वॉर जो आपने लेबनान के बॉर्डर पे की, वो हम्म। आपके सामने खड़े थे और वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल और ऐसा वो है। इस तरह से लड़ाई की तैयारी करते हैं, जिसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे सामने आया कि अगर उनका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाए और टॉप लीडरशिप हादसाती तौर पे पूरी ख़त्म हो जाए, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं कि हर फुट सोल्जर ने अपनी लड़ाई को कैसे जारी रखना है। आप हम्म। ऐसे लोगों का मुकाबला वेस्टर्न मेंटेलिटी से कैसे कर सकते हैं, जो हम्म। कि वॉर ऑफ नैरेटिव है, जो कि है हम्म। ही वॉर ऑफ नैरेटिव। आप यूक्रेन देख लें, वॉर ऑफ नैरेटिव है। आप नैरेटिव से वॉर जीतना चाह रहे हैं। आप फोर्थ जनरेशन की वॉर को फिफ्थ जनरेशन की वॉर से जीतना चाह रहे हैं। जब बिल्कुल। दोनों जनरेशन वॉर्स में पूरी एक जनरेशन का फर्क है, तो आप उसे जीत कैसे सकते हैं? आज भी आप मीडिया पे पूरे का पूरा आप देख लें, जितना भी ये अल्फाबेटिकल मीडिया है, ABCD, जो भी वेस्ट में, जो कि हमारी कलेक्टिव जो है वो माइंड सेट को फ्रेम करने में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वहाँ पे एक ही बात हो रही है कि एक टेररिस्ट हमने या सिनवार खत्म कर दिया। ये तो आप एक हफ्ता पहले भी कर रहे थे, एक और को शहीद करके, उससे एक हफ्ता पहले एक और को भी शहीद करके कर रहे थे। हम्म। लेकिन आपका मसला हल नहीं हो रहा। आप देख लें, ईरान ने अटैक किया इसराइल पे, और उसको नुकसान पहुंचाया और बकायदा बताया कि तुम्हारा इससे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा हम अच्छा, मेरा अगला सवाल भी शाजिया साहिबा इसी से रिलेटेड यही है कि यहया सिनवार के वाक़े पर खित्ते में जो हमास की हामी कुव्वतें हैं, इनका रद्दमल आप क्या देखती हैं? क्या हिजबुल्लाह या हौसियों की जानिब से या फिर ईरान की जानिब से तेल अवीव पर मज़ीद हमलों का इम्कान है? क्या मज़ीद कशीदगी में इजाफा होगा, या जिस तरह अब अमरीका कह रहा है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, तो ये खात्मे की तरफ जाएगा? देखें, अगर हालात नॉर्मल होते तो यमनी जो अंसारुल्लाह हैं या हिजबुल्लाह हैं और ईरान है, इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बतें नहीं हैं हमास के साथ और कुछ और
रेजिस्टेंस खिते की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये तो हालात और वक्त ने सिचुएशन ऐसी कर दी है कि सब अब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हम्म। हैं, क्योंकि एक वक्त का जेनोसाइड तो आप नहीं देख सकते, लेकिन हम हिस्ट्री को भी फॉरगेट नहीं कर सकते कि हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा कभी एक पेज पे नहीं रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो किस तरह से वो एक एक्टिव जेनोसाइड को रोकने के लिए अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह इस वक्त बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं। हम्म। और ईरान जो है वो डिप्लोमेटिकली, ईरानियन जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट और दीगर डिप्लोमेट्स सऊदी अरेबिया से मिल रहे हैं, कतर में मिल जी रहे जी। हैं। उन्होंने जर्मनी पे फ़ोन पे बात की है, फ्रांस के प्रीमियर के साथ फ़ोन पे बात की है, और बात सिर्फ यही की है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, इस जेनोसाइड को रुकवाया जाए। और अगर जंग हुई तो आपने उसका ट्रेलर देख लिया है, ये बहुत ब्लडी होगी, लेकिन हम जंग नहीं चाहते हैं। जंग कौन चाहता है? जंग सिर्फ नेतन्याहू चाहता है अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, और हम्म। अपना जो उसका नकबा का एक आइडिया है कि हम चोजन लोग हैं, और हम यूफ्रेटिस से लेकर नाइल तक चोजन पीपल, जिनकी सोच ही ये है कि हम चुने गए इल्हामी लोग हैं, और हम यूफ्रेटिस से नाइल तक अपनी एक जहान बसाएंगे, और इसका हमारे पास एक बिब्लिकल राइट है। जो हम्म। इस सोच को लेके चला हुआ है, जो इस एजेंडा पे पॉलिटिकल पार्टी बनाकर वोट लेकर सियासत में आया हुआ है, और अब उसका सर्वाइवल ही एक जो है रिवर टू द सी जो है, वहाँ पे लोगों को ख़त्म करके वहाँ पे सिर्फ इसराइली यहूदियों को बसाना है। और अमेरिका जो है उसका एक और प्रॉब्लम है कि उसको खिते के अंदर ईरान और उसकी एक्सेस नहीं चाहिए है, क्योंकि ये चंद चीज़ें हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है, या उसकी डिफेक्टो कॉलोनीज नहीं है, या इनको वो आईएमएफ के ज़रिए कंट्रोल नहीं कर सकता, या ये उसके जो इकोनॉमिक वेसल्स नहीं हैं। तो ये उस बात उसको बहुत चुभती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रिक्स के अंदर रशिया और ईरान का नेक्स्ट 25 इयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक हम्म। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें इकोनॉमी और ट्रेड के अलावा डिफेंस पार्टनरशिप भी है। तो आप इमेजिन करें कि किस तरह से ये इस खिते की चीज़ें जो हैं वो लेयर्स जो हैं वो खुलेंगी, कि अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रशिया के साथ चले जाते हैं तो फिर ईरान पे अटैक करने की जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हम्म। न्यूकॉन्स और न्यू लिबरल्स को, जो कि पेंटागन में बैठे हुए हैं, उनकी देरीना जो ख्वाहिश है वो उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जो ही ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो फिर शायद उनका फिर उनको पता है कि हमने यूक्रेन को प्रॉक्सी बनाकर वहाँ पे अपना क्या हशर करवा लिया, और बिल्कुल। साथ में यूक्रेन का। अच्छा शाजी साहिबा, एक और अहम सवाल। 1987 में कायम होने वाली हमास ने जहां पीएलओ के जवाल के बाद फ़लस्तीन में सियासी क़यादत के जो खला था उसको पुर किया, और फिर इंतकाज़ा की सूरत में आज़ादी की ज़बरदस्त तहरीक भी चलाई, और हुकूमत में भी आए। हमास के जो सरबराह थे इस्माइल हनिया, उनको चुना लोगों ने बाकायदा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमास ने मुसल्लह जिद्दोजहद का रास्ता चुना? जो भी कैप्टिवेटेड इलाके होते हैं, जो भी अंडर ओप्रेस्ड होते हैं इलाके, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती। ये सोचना ही लॉजिकल है कि अगर एक खिता जो है वो अंडर ओप्रेशन है, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो सिर्फ जो है वो रेजिस्टेंस मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल होगी। हम्म। क्योंकि वॉर इटसेल्फ इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये आप इन दोनों चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते। और ये जो हम्म। रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, इनका एक पॉलिटिकल विंग होना प्लस एक मिलिट्री विंग होना इनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। ये बात जो है हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमास को पनपने और बनने की राह जो है वो बाकायदा हमवार की गई थी, जो कि वहाँ पे हम्म। उस वक्त की इसराइली रिजीम थी। और वो बिल्कुल। हमवार इसलिए की गई थी क्योंकि पीएलओ जो है उसको ख़त्म करना था, उसको डिफंक्ट करना था। तो लेकिन बहरहाल वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, और ऐसे नौजवान उसके अंदर शामिल थे जो कि सहकर बर्दाश्त करके अपनी पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन से, और वो इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते थे। और वो एक स्लोगन के साथ उन्होंने अपनी मूवमेंट का आगाज़ किया, जिसका स्लोगन है कि विक्ट्री और मार्टरडम, हम्म। फतह और शहादत। तो इसमें आप जो 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 नौजवान कल का नौजवान
मुस्तकबिल का बूढ़ा ये सोचकर जिंदगी गुजार रहा है कि मैं या तो फातेह हूँ या शहीद हूँ, उसकी शहादत से ना तो उस इलाके के लोगों को कोई फर्क पड़ता है और खुद उसको पता होता है कि मैंने शहीद होना है। और ये एक ट्रेंड है, पूरी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में भी है, ये हमने हिजबुल्लाह में भी देखा, ये हमास में भी देखा कि इनके अंदर एक कन्वेंशन पनप गई है कि हर लीडर अपना सक्सेसर अपनी लाइफ के अंदर ग्रूम करके जाता है। किसी को पता नहीं होता कि ये उसका चोजन सक्सेसर है, लेकिन वो कुछ लोग जो हैं अपनी ही जिंदगी में, क्योंकि उसे पता होता है कि आई एम अ डेड मैन वॉकिंग, मैं हर हाल में जो है मैं कफन पहन के बाहर निकला हुआ हूँ, और वो अपना सक्सेसर ऑलरेडी बनाकर ग्रूम करके जो है वहां पे मौजूद होता है। इसलिए विद इन आवर्स जो है यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स होती हैं। आप ये देखें कि हमने दुनिया को कहाँ पहुंचा दिया है कि जहाँ पे एक तरफ दुनिया के अंदर आप लिबरल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ पे हमने दुनिया की एक पॉपुलेशन को अंडरग्राउंड टनल्स में रहने पे मजबूर कर दिया है। और फिर हम उन टनल्स का भी नैरेटिव पे प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये टनल्स जो हैं ये हम पे अटैक करने के लिए, ये उनके सर्वाइवल के लिए। मतलब आप इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं और आज हम कैसा टाइम विटनेस कर रहे हैं जहां हमने इंसानों को, प्रेग्नेंट औरतों को, बच्चों को, दूध पीते बच्चों को, नौजवानों को उनकी नॉर्मल जिंदगी उनसे छीन कर उनको जमीन के अंदर रहने पे मजबूर कर दिया है कि पता नहीं जमीन के ऊपर कौन सी आफत आन पड़ी है। और फिर हम उस आफत का ना सिर्फ प्रोपेगेंडा भी करते हैं बल्कि उस पर एक नैरेटिव वॉर चलाते हैं और ये समझते हैं अपने कूजी कंफर्टेबल कमरों में बैठकर, अपने हाई राइज ऑफिसेज में बैठकर हम ये समझते हैं कि शायद ये रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम ऑलरेडी मर चुके हुए हैं और ये एक बोनस लाइफ है, लेट्स डू कि हम इसके लिए अब हम कर क्या सकते हैं, और वो कर रहे हैं। तो ये नहीं खत्म होने वाला। इसको जितना आप खत्म करेंगे, ये वेस्ट के लिए इतनी बड़ी अफरियत बन रही है, इनको आज ये लग रहा है कि ये लोगों को इस तरह से खत्म करके आप नया जो है वो सिस्टम पहुंचा दिया है अमेरिका ने थाट के नाम से, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा। उससे फर्क पड़ के लोगों को रैंडमली खत्म करके, उनको प्रेस करके, मीडिया वॉर करके जो जमीन की हकीकत है उसको खत्म कर लिया जाएगा। तो ऐसा होता नहीं, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, ये कोई पहली ऐसी चीज तो नहीं है। रोमन्स ने बहुत सी सिविलाइजेशंस को खत्म करने की कोशिश की, बहुत से शहर जो हैं वो 5-5 दिन आग लगा के उनको मिस्मार किया, लोगों ने जमीन के नीचे से खोद निकाले, हिस्टोरियंस ने जमीन के नीचे से खोद निकाल के ये साबित कर दिया कि यहाँ पे एक जेनोसाइड हुआ था। तो तारीख ऐसे नहीं बनती है, तारीख जो है वो मेरे आपके बयान से नहीं बनती है, तारीख वो लोग बना रहे हैं और हम सिर्फ वक्त पे यहाँ पे हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल, हम सब तमाशा देख रहे हैं और फ़लस्तीनियों ने तारीख बना दी है। शुक्रिया शाजिया चीमा साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन, भारत की खुफिया सर्विसेज को गैर ममालिक में जुर्म की वारदातें महंगी पड़ गईं। सर्जिकल स्ट्राइक का शौक गले आ गया। कैसे, ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये सुपर पावर बनने के ख्वाबों का नशा ही था जिसने भारत को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मुहिम जोई पर रक्साया। नतीजतन आजकल मोदी स्टेट की आलमी जग हसाई उरूज पर है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तनबीह की है कि भारत ने कनाडा की खुदमुख्तारी और सालमियत में मुदाखलत करके बड़ी गलती की है। कैनेडियन वजीर आजम ने यह बयान गुज़श्ता साल से खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा हरदीप सिंह नजर को भारतीय इंडियन एजेंट्स की जानिब से कत्ल किए जाने के मामले की तहकीकात में पेशरफ कर दिया। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक भारतीय सरकारी एजेंट्स हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस हैं। इसी बिना पर कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया और अपने सफीर को दिल्ली से वापस बुला लिया। कनाडा के सख्त रद्द अमल पर अमेरिका ने भी भारत से मामले में ताउन का मुतालबा किया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोदी का तीसरा दौर आलमी महाज पर भारत की पसपाई से शुरू हुआ। हमने बांग्लादेश में बहुत करीब से भारतीय परवरदा हुकूमत को फरार होते देखा और अब कनाडा के हाथों भारत की जगहंसाई सामने है। इस पसपाई को आप कैसे देखते हैं? जी, बेसिकली मोदी के जो पिछले 2 एतबार थे उसमें उनका काफ़ी हद तक इनकरेज मिली थी कि दुनिया में जो चाहें जहां करें, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं था और पकड़े नहीं जाएंगे वो। अब प्रॉब्लम मोदी के साथ ये हो गई कि पकड़े तो पिछले साल ही गए थे 23 में, सितंबर 23 में, बल्कि उससे पहले जुलाई में, और फिर 23 में तो उनके साथ सबूत भी शेयर कर लिया था। लेकिन कनाडा नॉर्थ अमेरिका का दूसरा बड़ा मुल्क है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मुल्क है, तो उसने
पहले डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को रखते हुए एविडेंस प्राइवेट चैनल से यानी कि फॉर्मल चैनल से नहीं दिया, इनफॉर्मल चैनल से दिया, उसको इंडिया ने समझा कि ये बस इग्नोर हो जाएगा। और क्योंकि उसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन अमेरिका की वजह से मजबूत है, हालांकि अमेरिका में भी कोर्ट में केस चल रहा है, मजबूत है, तो इसलिए सोचा होगा इंडिया ने कि शायद वो इससे बच निकल जाएगा। लेकिन कनाडा एक सिस्टमेटिक वे में अपना काम करते हैं कैनेडियंस, और उनके इदारे खासतौर पे पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत फाल हैं और 5 आईज के मेंबर हैं। तो उन्होंने 5 आईज से तो एविडेंस कलेक्ट करने में मदद ली थी, उस वक्त भी ली थी और दौरान तफ्तीश भी मदद ली है। और उसके बाद उन्होंने ये सारी करने के बाद पिछली मर्तबा भी जस्टिस ट्रूडो ने जाके पार्लियामेंट में बयान दिया था और पार्लियामेंट में कहा था कि हम इसकी पूरी तफ्तीश कर रहे हैं और इस तफ्तीश के बाद हम मंजर-ए-इमाम पे लाएंगे। अभी तक हमारे पास जो एविडेंस है उससे यही मालूम होता है कि हरदीप सिंह निज्जार का कत्ल इंडिया ने कराया है। लेकिन उन्होंने कहा, हमने इंडिया से कहा है कि वो अपने हमें इसमें तफ्तीश करके हमें हमारे पास वापस आए। तो फिर अब तो उसने बिल्कुल कह दिया जस्टिन ट्रूडो ने, और इंडिया को इस चीज पर मुरीद इल्जाम ठहरा दिया कि कनाडा की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को इसने वायलेट किया है इंडिया ने, और जिसको कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी क्लियर और बड़ी हमारे पास एविडेंस है, डिपेंडेबल एविडेंस है, क्लियर एविडेंस है कि ये कत्ल इंडिया ने करवाया है अपने एजेंट्स के जरिए। अब उसने न सिर्फ ये एविडेंस यहाँ किया है बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स, हाई कमिश्नर, 5 उनके सफारतकारों को भी वहाँ से मुल्क बदर यानी पर्सनल नॉन ग्रेटा कर दिया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि हमारे पास जो हमारी पुलिस है और हमारी दूसरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस पर बड़े मजबूत तरीके से किया। लेकिन अब भी देखें ढिठाई इसके तमाम चीज़ों को बावजूद। और यहाँ एक चीज़ मैं पहले और बताता चलूँ कि G20 में जब जस्टिन ट्रूडो ने अटेंड किया इंडिया में, तो उन्होंने इसी में बयान दिया है साथ साथ कि मैंने जान के ये इसलिए नहीं किया कि इसका जिक्र नहीं किया कि नंबर 1 कि हमारी तफ्तीश चल रही थी, नंबर 2 कि G20 के जो माहौल था वो ख़राब ना हो जाए। और अब जब उनके पास सारे के सारे मवाद इकट्ठा हो गया है तो उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल दुनिया के सामने रख दी है। और इंडियन रिस्पांस आप देख लें इस पर। जमील साहब, आम ख्याल ये है कि भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल भारत की जारे मिजाज पॉलिसियों के खालिक है। क्या आप नहीं समझते कि भारत के लिए अजीत डोवल की पॉलिसियों के मुताबिक आगे बढ़ना अब मुश्किल हो चुका है? जी देखिए, पहले तो पाकिस्तान में 20 के करीब कत्ल करवाए गए। पाकिस्तान में और जो कुलभूषण जावेद से लेके बाकी तमाम पाकिस्तान में दहशतगर्दी, खासतौर पर बड़ी बड़ी दहशतगर्दी जो हुई है, जिस पर कि हाथ रखा हुआ, जिस पे कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए हैं, अफगान की सॉइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ईरान के ज़रिए भी एजेंट्स छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान में पैसे खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ तो उन्होंने सोचा कि चलें पाकिस्तान, शायद दुनिया इतनी बात ना माने पाकिस्तान की, हालांकि पाकिस्तान भी शोर मचाता रहा, पाकिस्तान ने भी डोजियर दिया। लेकिन अब इंडिया वहाँ कनाडा और अमेरिका में फंस गए वो। कनाडा में न सिर्फ उन्होंने ये दिया अजीत डोवल के बारे में, अमेरिका में तो बाकायदा पुलिस ने इस मामले में कोर्ट को रुजू कर लिया है और अजीत डोवल का नाम लिया है। यहाँ भी ऐसे ही, क्योंकि जो उनकी तफसीलन जो तफ्तीश है उसमें तो सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इंडिया अब भी कहता है कि ये अपसर्ट है, ये पूरा सही नहीं है जो कि कहा जा रहा है। और इंडिया ये समझता है शायद कि जो उसकी जियोपॉलिटिकल इस वक्त पोजीशनिंग है, ख़ास तौर पर जो क्वाड का मेंबर है, ख़ास तौर पर उसने 6-7 के करीब डिफेंस एग्रीमेंट किए हुए हैं अमेरिका के साथ और उसके एलाइज, उसे शायद इग्नोर कर दें। और क्योंकि वो चाइना के लिए एक कंटेनमेंट पॉलिसी, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी के लिए एक बहुत फाल किस्म का मुल्क है, तो इस लिहाज से शायद बच जाएगा। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पब्लिक यानी कि इतनी ज़्यादा दुनिया के सामने ये बात आ गई है कि वो अब इससे निकलना उनके लिए, मैं नहीं समझता कि उसमें किसी सूरत में भी इस बात से निकल सकेंगे। और ये सिर्फ अभी ही नहीं, जैसे रूस ने 62 में
जब असैसिनेशन कराई थी उसका अब तक मिसाइल दी जाती है। इसी तरह और ममालिक भी हैं, उनकी अब तक मिसालें दी जाती हैं। तो इंडिया के ये मामला बरसा बरस चलेगा, क्योंकि ट्रांसनेशनल टेररिज्म का कॉन्सेप्ट ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थोड़ा बहुत रहा, उसके बाद गैप आया और अब इंडिया ने ये शुरू कर दिया है। और इंडिया ने जो शुरू किया है वो ऐसे मुल्कों में शुरू किया है कि जहां इसकी टॉलरेंस 0 लेवल टॉलरेंस है। और इंडिया में याद रहे कि जो इंडिया के जो कनाडा में सिटीजन्स हैं उनकी तादाद बड़ी कसीर तादाद है, तकरीबन 1.7 मिलियन से ज़्यादा की तादाद है वहाँ। और उसमें उनका एक अपना असर व रसूख भी है, वहाँ के मिनिस्टर हैं, वहाँ के एक पार्टी के सरबराह हैं सेक, कैनेडियन सेक, तो वो इस मामले को यहाँ दबने नहीं देंगे। और कनाडा में जब होता है वहाँ रेफरेंडम, तो वहाँ खालिस्तान के लोग हजारों लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं और जब वोट देते हैं तो 42,000 से ज़्यादा वोट डाल देते हैं। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रखते हुए देखा जाए तो हरदीप सिंह निज्जार के मामले में, अजीत डोगल का इस मामले में बिल्कुल के अपनी पहलूतही कर जाएंगे, ठीक है, इंडिया में बैठे रहे। इसके बाद तो कनाडा ने यकीनन, उनकी कोर्ट्स का सिलसिला है, उनका एक निज़ाम है, वहाँ से वारंट पे निकलेंगे। अमेरिका में भी इस पे जो कार्रवाई होगी। अच्छा, पाकिस्तान ने भी सरकारी सतह पर भारतीय एजेंट्स की जानिब से अपने 2 शहरियों के कत्ल में मुलविस होने का मामला उठाया था और सबूतों के साथ मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया था। पाकिस्तान ने ये मामला किसी आलमी फोरम पर क्यों नहीं उठाया? जी देखिए, इसके कोई पूरा स्टेप्स होते हैं। जैसे कनाडा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, पाकिस्तान को भी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन आप अपने मुल्क में उतना ही, कोई मुल्क उतना ही मजबूत होता है जितना बाहर यानी दुनिया या अक़वाम की नज़र में उतना ही मजबूत होता है जितना वो अपने मुल्क में मजबूत होता है। ज़ाहिर है कनाडा की मजबूती के लिहाज से मईशत हो, समाजत हो, सिस्टम हो, उसके अलावा उनकी बाकी तमाम दुनिया में क्लाउट हो, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुकाबले में कनाडा कहीं आगे है। तो कनाडा की बात ज़्यादा सुनी जाएगी, पाकिस्तान की कम, और शायद हमारी कोशिशों और काविशों में कमी भी रह गई। अच्छा सर, आखिरी और अहम सवाल, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की SCO इस्लामाबाद में शिरकत क्या पाकिस्तान के हवाले से भारत की पॉलिसी में किसी वाज़ेह तब्दीली का इशारा है या सिर्फ ये वक्ती इंतज़ाम है? मैं इसको इसी बात से कनेक्ट करूँगा कि कनाडा में जो उनको दचका लगा है ट्रांसनेशनल टेररिज्म की वजह से, और उसके बाद जो इलेक्शन हारे हैं वो जम्मू ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और उन इलेक्शन हारने के बाद 370 आर्टिकल को उन्होंने जो एब्रोगेट किया था, और उसके बाद उसको रिवोक करने के लिए कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, जिसका चीफ मिनिस्टर ने परसों ओथ उठा लिया है, तो अब उनको हर तरफ से एक महसूस हो रहा है थर्ड टर्म मोदी की कि वो हर तरफ से उन्हें मसाइल पैदा हो रहे हैं, शिकस्त हो रही है। तो इसकी वजह से वो दुनिया में अपने पोस्चर को नरम भी करने की कोशिश करेंगे। इसकी दूसरी दलील ये है कि SCO प्लेटफॉर्म पर 2 बड़े मुल्क हैं, और उनके उन 2 बड़े मुल्कों चाइना और रशिया के साथ इंडिया के भी काफ़ी मरासिम हैं, और उनके साथ ट्रेड है, उनके साथ अस्करी ताल्लुकात हैं। तो वो उन 2 मुल्कों को देखते हुए भी इंडिया ने और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने सोचा होगा कि यहाँ कोई ऐसा मामला न किया जाए कि बाकी मुल्क भी इस चीज़ को मायूब समझें। दूसरी बात इसकी हो गई। और तीसरी बात यह है कि इंडिया 2 किश्तियों में सवार है, और वो चाहेगा कि भाई हम इस ब्लॉक से भी मुस्तफ़ीद हों, और अमेरिका से तो मुस्तफ़ीद हो ही रहा है। तो उस तमाम चीज़ों का अगर मजमूई तौर पर जहन में रखते हुए अगर सोचा जाए कि भाई ये क्या ख़ास कोई बात हुई थी, तो ये ख़ास बात, एक तो उनके पसे पर्दा ये बात है, दूसरा ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी इधर आए थे, तो जो लाहौर डिक्लेरेशन उन्होंने किया था उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिससे कि मरासम को बेहतर करने की तरफ जा रहे थे। लेकिन सारे का सारा मामला बिल्कुल ये धड़म करके गिर गया जब ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया ने रिवोक कर दिया आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35, जो कि उनके अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी थी। और उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी से ये किया जब उन्होंने हरी सिंह के साथ वायदा किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, उसमें वादा किया था कि हमने कश्मीरियों के उनके तशख़्ख़ुश को नहीं छेड़ना है। और आर्टिकल 370 इसीलिए बनाया गया था,
आर्टिकल 35 को इसीलिए किया गया था शामिल कि उनके तशख़्ख़ुस को ख़राब ना किया जाए कश्मीरियों के। तो वो अब अगर दोबारा कांग्रेस के प्रेशर पे वो ख़त्म हो जाता है और अगर वो कांग्रेस ने अपने दस्तूर में शामिल कर लिया है कि इसको ख़त्म करना है, हमने ख़त्म हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान भी मलामियत अख्तियार कर सकता है। और वो तो खैर बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल तो ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपने देखा कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका इस दफ़ा क्या लहजा था और किस तरीके से उन्होंने अपने अल्फाज और कलमात बयान किए। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अफरा तफरी की मलिका एरिस झूठ के तख्त पर बैठकर आजकल लाहौर आई हुई है और अपने साथ इंतशार और फसाद नामी भाई भी लाई है। ये माजरा क्या है, जानेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक झूठी खबर सच के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। अमरीकी यूनिवर्सिटी MIT की इस रिसर्च का अमली मुशाहिदा हमने गुज़श्ता दिनों लाहौर में देखा, जब सोशल मीडिया के ज़रिए मुकामी निजी कॉलेज की एक तालिबा के हवाले से एक झूठी खबर वायरल की गई और इसी सिलसिले में हज़ारों तलबा सड़कों पर निकल आए और इस मामले की जो मुतासिरा तालिबा थी उसके हवाले से इंसाफ का मुतालिबा करने लगे। गौरतलब बात यह है कि 72 घंटों के दौरान भी कोई भी मुतासिरा फरीक सामने नहीं आया और लाहौर के किसी थाने में ऐसा कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया गया और किसी सरकारी या निजी अस्पताल में कोई जख्मी तालिबा भी नहीं लाई गई। तो फिर ये सब क्या था, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फ़हद मलिक साहब। फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि निजी कॉलेज में ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। इसका मतलब है जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया की झूठी खबर की बुनियाद पर हुआ। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले चंद दिनों से मैं खुद बड़ी अजीब सी हालत में हूँ और मुझे लगता है कि ये एक कलेक्टिव माशरे का फेलियर है जिसमें मेरे जैसे वो तमाम अफराद जिनकी बात सुनी जाती है या जिनको बात करने के लिए कहा जाता है उनका भी फेलियर है और इस माशरे के हर फर्द का फेलियर है कि हम एक ऐसी बच्ची को जिसके बारे में कहा यह गया कि उसके साथ खुदा न खास्ता ज़्यादती हुई है, हम उस पर इंसाफ या उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सके। मैं लाहौर गया, मैं हुकूमती अहदेदारों से मिला, मैं पुलिस के लोगों से मिला, मैंने उन तमाम इदारों के लोगों से मुलाकात की जो इस पूरे मामले को सिविल गवर्नमेंट के साथ देख रहे थे और अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर पाया कि ये ख़बर सच्ची है या झूठी है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू इसको फैलाया ज़रूर गया और बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, जो कि मुझे लगता है कि शायद उनका हक भी था, लेकिन अभी तक हम ये फ़ैसला नहीं कर पाए क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है, हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों का मामला है और मुझे लगता है कि शायद इस पे कोई जुडिशल कमीशन जब तक नहीं बनेगा हम इसकी तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। सोशल मीडिया का रोल डिस्कसेबल है, डिबेटेबल है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप की गई, लेकिन मैं इस खबर को अभी तक ये नहीं कह सकता कि ये सच्ची है या झूठी है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया का कलेक्टिव रोल था उसमें रियासत का मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा फेलियर था। रियासत का काम है झूठे प्रोपेगेंडे को लगाम देना, रियासत का काम है कि लोगों को कंट्रोल करे। कहाँ हैं इस मुल्क की अदालतें? चीफ जस्टिस साहब मुनाल पे सो मोटो ले रहे हैं, बाकी चीज़ों पे ले रहे हैं। अगर मोहम्मद बिन कासिम काबा से दीबल तक आ सकते हैं, मक्के से दीबल तक आ सकते हैं एक बेटी के लिए, एक बेटी की आवाज़ के लिए, तो चीफ जस्टिस साहब शाहराए दस्तूर से पंजाब कॉलेज का कितना ही कोई फासला है। जब तक इस मामले पे जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, इस मुल्क की बच्चियाँ, इस मुल्क की बेटियाँ, इस मुल्क की माएँ इसी तरह किसी न किसी इंसिडेंट का शिकार होती रहेंगी। और आई एम नॉट श्योर कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी तक बहुत सारा इट्स अ मेस जिसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है। बट अगेन आई एम सेइंग कि आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ ट्रू न्यूज़ और या झूठी खबर है। अच्छा, जिस कन्फ्यूजन की बात आप कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन यकीनन बहुत से लोगों के जहनों में है जो सोशल मीडिया के ज़रिए फैली है। 5th जनरेशन वॉरफेयर इसको हम कहेंगे कि जिससे दुश्मन हमारे मासूम जहनों को टारगेट करता है, जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लड़के लड़कियां उनको टारगेट किया जाता है और उनको एहतजाज या तोड़ फोड़ पर उकसाया जाता है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश का मॉडल अपनाने की एक भोंडी कोशिश की गई है। देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इंसाइट करना या जत्थों को ऑर्गेनाइज़ करना कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जिसमें तोड़ फोड़ है, जिसमें रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, ये कोई पहला केस नहीं है जिस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया।
लेकिन ये मामला क्योंकि बहुत सेंसिटिव था और इसमें मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली जिस बच्ची के साथ कहा यह जा रहा है वो हमारी बहन बेटी है, लेकिन जो नौजवान निकले हैं मुझे उनके तरीक़ा एहतजाज पे थोड़ी सी मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। आप अपने मुल्क को, आप अपने स्कूल्स को, आप अपने कॉलेजेस को ख़राब कर रहे हैं, आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, पुलिस आपको मार रही है। मतलब वो ऑब्वियसली जहाँ जब भी कोई वाक़या होता है उसका प्रोटेस्ट करना और उसके लिए आवाज़ उठाना, ये हमारे घरों की भी बात हो सकती है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, वो 100% जस्टिफाइड है और रियासत को, लोगों को उसका हक भी देना चाहिए कि वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकें। लेकिन उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा, जिसमें सोशल मीडिया 100% ये केस उठा सोशल मीडिया से, वायरल सोशल मीडिया से हुआ, आवाज़ सोशल मीडिया से निकली, मेन स्ट्रीम मीडिया अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उस पर खामोश था, डामाडोल था, लेकिन उस असल ख़बर के साथ बहुत सारी फेक न्यूज़ मिक्सअप की गई, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हुई जिसकी वजह से एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट हुई। अच्छा, आपने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन फाज़ साहब देखा यह गया है कि जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस तरह के बहकावों में ज़्यादा जल्दी आते हैं, जो ज़हीन लोग हैं वो ज़्यादा जल्दी इस तरह के प्रोपेगेंडे पर यकीन करते हैं। इसकी क्या वजह है? कोई नफ्सियाती पेचीदगी इसको कहेंगे? क्योंकि इस तरह की एक रिसर्च भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो ज़हीन लोग हैं वो प्रोपेगेंडे से ज़्यादा जल्दी मुतासिर होते हैं। देखें, जहानत चीज़ों को गहराई से देखने का नाम है, जहानत चीज़ों को उनकी सतह से ज़्यादा ज़रा डीपर जाके समझने का नाम है। सो हर वो शख्स जो सोशल मीडिया का या डिजिटल का या किसी भी मैस मीडिया का इस्तेमाल करता है, वो उस दहाने पे होता है कि वो ही कुड फॉल फॉर द फेक न्यूज़ और ही कुड फॉल कि ये खबर, झूठी खबर को वो सच्चा मान ले। मैं समझता हूँ कि जहानत का इसमें ऐसा रोल नहीं है, शायद वो नालायक लोग हैं जो झूठी खबरों को, मतलब हम अगर सोशल मीडिया की बात करें इस मामले की या इससे पिछले मामलात की, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। मतलब मैं अगर इस्लामाबाद से लाहौर गया लोगों से मिलने और इस केस के बारे में बात करने, तो शायद मुझे ये कहीं ना कहीं मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। सो सोशल मीडिया पर अगर आप घर बैठे खबरें कंज्यूम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें ज़हीन या कूड़ होने का कोई डिफरेंस नहीं है। हर वो शख्स जो सोशल मीडिया, जो अपने आप को ज़हीन समझता है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो सोशल मीडिया पे फैलने वाली ख़बरों को एटलीस्ट वेरीफाई करे या अपनी कोशिश करे, अपने किसी दोस्त यार से मशवरा करे। सो इस थ्योरी को मैं समझता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, अपने बच्चों को सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी आयद होती है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके कंज्यूमर की आयद होती है जो ख़ुद सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो ख़बर मैं देख रहा हूँ मैं उसको वेरीफाई करूँ। इसमें मेरे माँ बाप का, मेरे टीचर का, मेरे बॉस का, मेरी कंपनी का शायद वो रोल नहीं है, क्योंकि ये फ़ैसला मैंने करना है कि ख़बर मैंने उठा के ग्रुप में डाली, अपने 10 दोस्तों के ग्रुप में, और 10 ने आगे 100 के ग्रुप में डाल दी। लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया कि यार ये तो एक फ़ेसबुक का पोस्टर बना हुआ है, ये तो सुनो न्यूज़ का नहीं है, लेकिन लोगो छोटा सा सुनो न्यूज़ का लगा हुआ है, तो क्या मैं सुनो के फेसबुक पेज पर जाके देखूँ कि वहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या मैं एडिट करके मैंने डाल दिया। सो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो सोशल मीडिया कंज्यूमर हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुल्क में बहुत सारे मसले हैं, खुदा का वास्ता है कि उन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा स्कीम्स का हिस्सा मत बने जो इस मुल्क को, इस रियासत को, इस माशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ में सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ में हम शायद बहुत सारे प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। सो माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद को या अपने बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो कोई ओपिनियन रखते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, जिनकी बात लोग मानते हैं। सो आप पे जिम्मेदारी आयद होती है। मतलब या तो जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है शख्स उसकी ज़िम्मेदारी है, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको वो बच्चा या वो लड़का लड़की शौक से देख रहे हैं, ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो मैसेज क्या दे रहे हैं, और दूसरा जो देखने वाला है उस मैसेज को ले किस तरह है, उसको उस मैसेज की परसेप्शन क्या है उसके जहन में। अच्छा फाज़ साहब, एक चीज़ और भी कि जब पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कोशिश की जाती है कि फ़ेक ख़बरों पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो आज़ादी इज़हार राय का एक शोर मच जाता है। हालांकि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से कुछ कंट्रोल उनके भी निज़ाम हैं, कुछ उनके भी कवानीन हैं जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाए हैं।
तो हमारे जैसे मुल्कों में इस तरह के कवानीन क्यों नहीं चलते? देखिए, मुझे वो एक शेर याद आ गया कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली वो दस्तूर भी नहीं है। और जब भी फेक न्यूज़ की या प्रोपेगेंडे की बात की जाती है, ये फ़ैसला कोई नहीं कर पाया कि जिस चीज़ को मैं प्रोपेगेंडा समझता हूँ वो शायद आपके लिए वो एक ख़बर हो सकती है या वो आपके लिए सच हो सकता है। सो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इस फ़र्क को वाज़े करे और जो थिन लाइन ड्रॉ होनी है, मैं अगर आप पे तनकीद करता हूँ तो शायद आपको लगे कि मैं आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ या इस किस्म के बाकी जो सहाफ़ी किसी दूसरे गवर्नमेंट में लोगों पे तनकीद करते हैं। सो इसकी एक थिन लाइन है जो रियासत ने वाज़े करनी है, जिस पे आज़ादी इज़हार राय को भी ना डैमेज किया जाए। और जो कवानीन भी हमेशा बनते हैं वो शायद इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों को खामोश कराया जा सके या लोगों की बात दबाई, उनकी आवाज़ दबाई जा सके। सो मुझे ये लगता है कि रियासत के साथ साथ अगर रियासत सहाफ़ियों को या टेक इंडस्ट्री के उन तमाम लोगों को जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सहाफ़ियों को, एंकर्स को, उन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले के अगर ऐसे कोई कवानीन वज़ा किए जाएं जिस पे ये फ़ैसला किया जा सके कि ये सिर्फ फेक न्यूज़ को कव करने के लिए, ये किसी की आवाज़ दबाने के लिए नहीं है, तो शायद ही हम कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। अदरवाइज़ एक गवर्नमेंट रूल बनाएगी, दूसरी आके उसको बंद करेगी और फिर इसी तरह ये चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया फ़हद मलिक साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, पाक फ़ौज के जवान और अफसर जहां मुल्की सरहदों के पासबां हैं, वहीं हमारे ख्वाबों के निगहबान भी हैं। मादनी दौलत से माला माल मगर कम तरीन वसाइल के हामिल सूबा बलूचिस्तान पाक फ़ौज की समाजी और तालीमी सरगर्मियों का खुसूसी मरकज़ व महवर है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान आर्मी ने गवादर में इल्म हुनर मुहिम के तहत जहाँ मुकामी नौजवानों की तरबियत के लिए हुनरमंद प्रोग्राम का इनेकाद किया, वहीं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को जदीद सोलर सिस्टम से भी आरास्ता किया और पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब भी मुकम्मल की। जबकि स्कूल में खेल के मैदान की तज़यीन और आराइश का काम भी जारी है। अवामी खिदमात की अंजाम दही पर मकामी लोगों ने पाक फ़ौज की कोशिशों को खूब सराहा। इसीलिए तो कहते हैं पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।